सबसे पहला सवाल बलवंत जी यही रहेगा कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने और न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने पर अब विचार कर रही है। मुख्य वजह इसकी क्या मानते हैं और नई टैक्स व्यवस्था में आम करदाताओं के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं? क्योंकि जिनकी बहुत ज़्यादा देनदारी नहीं होती है वो ज़्यादातर लोग अभी पुरानी व्यवस्था से संतुष्ट हैं, तो ऐसे में इस तरह के बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए विपुल जी, ऐसा है जी। कि सरकार ने जो इंट्रोड्यूस की 2 साल पहले ये न्यू टैक्स रेजिम, अब वो उसको एक्सेप्ट करने वाले या ऑप्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। और जैसे सरकार कहने को कह रही है कि ये लिटिगेशन वगैरह कम करने के लिए जो है सब एग्जम्पशन वगैरह निकाले हैं। जो लिटिगेशन तो जब होता है जब बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। अब वो जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 का अमाउंट है, एटीसी का डिडक्शन 1.5 लाख का, मेडिक्लेम का 25,000 50,000 है, इसके लिए कोई भी टैक्स पेयर लिटिगेशन में नहीं जाता है। अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट को फेस सेविंग करनी है। गवर्नमेंट ने स्कीम तो ऑफर कर दी, कोई लेने वाला नहीं मिला। तो अभी जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते तो वो जो बड़ी वाली लाइन है वो मिटा दो, तो अपने आप आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी। तो अब ये जैसे जो पुरानी वाली जो टैक्स सेविंग स्कीम है, और जो मेरे हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि वो इंड्यूस करती है टैक्स पेयर्स को सेविंग करने के लिए। अब जैसे देखा जाए, गवर्नमेंट अपना इंडिया में कोई भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, तो जो लोगों को मतलब दे आर पीपल लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, तो उनको अपना रिटायरमेंट वगैरह के लिए बचत करने के लिए इंसेंटिवाइज इसी बहाने किया जाता है। लोग जैसे जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह खरीदते हैं या जो भी टैक्स सेविंग वगैरह होती है वो टैक्स सेविंग के लिए ही होती है। यह एविडेंट हो जाता है। आप देखो जनवरी फरवरी मार्च के जो जैसे ईएलएसएस की सब्सक्रिप्शन के डेटा देखो, या नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने का, तो मेरे हिसाब से तो अभी ऐसा जस्टिफाइड नहीं है। जहां तक प्रश्न है कि इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, अब वैसे भी मेरे हिसाब से टैक्स की रेट जो नई जो टैक्स रेजिम है उसमें पहले से ही कम है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा गुंजाइश है। परंतु अगर आप ऑप्शन ही निकाल दोगे तो फिर जबरदस्ती में वो जो नई टैक्स सेविंग है वो सिर्फ इकलौती टैक्स सेविंग रह जाएगी और जब अपने आप में वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्योंकि अब जिस तरीके का कंज्यूमरिज्म हम देख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं कि जो कि अपनी स्वेच्छा से बचत कर पा रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ नई डिमांड नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये जो फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट होती है वही एक पूंजी ज़्यादातर मिडिल क्लास के पास बचती है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि अगर अगर इस पर कोई चोट होगी या फिर क्योंकि जैसा सोशल सिक्योरिटी है नहीं, इसका आपने जिक्र किया, तो भविष्य में एक समस्या हो जाएगी, सारे पैसे कमा के सारे पैसे खर्च कर दिए? ये आप सही बात कह रहे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो उपभोक्तावाद है वो यहाँ इंडिया में भी आ गया है। और जैसे चार्वाक कहते थे कि आप उधार लेके भी घी पियो करके, तो वो जो कल्चर है वो आ जाएगा अगर अगर किसी भी प्रकार की फोर्स सेविंग नहीं होगी तो। और आप देख भी सकते हैं कि जैसे सेविंग रेट भी कम हो रही है और खर्चे करने के इतने सारे एवेन्यू बढ़ गए हैं। मतलब जिस अनुपात में लोगों की इनकम बढ़ी है उस अनुपात में लोगों की सेविंग नहीं हो रही है। और अभी क्या हो गया है, एक तो जैसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, दूसरा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो बंद हो गया है। अभी अब सब बच्चे अलग अलग जगह रहते हैं, कई केसेज में बच्चे अब्रॉड काम करते हैं। तो आप एक बार रिटायर हो जाएंगे और आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, तो बच्चों से मांगना है ना, बहुत शर्म वाली बात आती है। मतलब बिल्कुल। है अगर आप साथ में रह रहे हैं और आपका बच्चा घर चलाता है, उसमें इतनी हिचकिचाहट वाली बात नहीं होती तुलना में कि अगर आपको बच्चों से अलग से पैसे मंगवाने पड़े। जैन साहब, पहला सवाल ये है कि शादी में दुल्हा दुल्हन के हाथ में आने वाले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे उसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा ही क्यों ना हो। अगर गिफ्ट दंपत्ति के माता पिता को दिया जाता है तो क्या फिर उस पर टैक्स लगेगा? क्योंकि बहुत लोग दुल्हा दुल्हन को ना दे करके अगर सास ससुर को दे दें या उनके माता पिता को दे दें तो फिर उस पर टैक्स की देनदारी बनती है क्या? यह विपुल जी आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। मतलब जैसे जो गिफ्ट आती है उसको जो टैक्स के प्रोविजन है उसमें एक है कि शादी ब्याह पे जो गिफ्ट मिलती है वो
इसके टैक्स के दायरे में नहीं है, और उस पर फिर कितने भी गिफ्ट मिल जाए तो, परंतु लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई शादी किसी की भी हो और उस मौके पे गिफ्ट मिल गई तो वो एग्जम्प्ट होगी, वैसा नहीं है। शादी के मौके पर जिसकी शादी है, जैसे आपने सही में बताया, दूल्हा और दुल्हन को जितने भी गिफ्ट मिलेगी वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। परंतु उनके जो, वैसे जैसे अपने जो भारतीय संस्कृति में सिस्टम में शादी के समय दूल्हा दुल्हन के अलावा बाकी रिलेटिव को भी गिफ्ट दी जाती है, तो वो गिफ्ट टैक्स के दायरे में है। और अगर आपको जो जो जिसको गिफ्ट मिल रही है उसको पूरे साल में अगर सब गिफ्ट मिला के 50,000 से ज्यादा की वैल्यू हो गई तो वो पूरी की पूरी गिफ्ट, सब गिफ्ट एक साथ में टैक्सेबल हो जाएगी। परंतु अगर कुल गिफ्ट की वैल्यू पूरे साल में 50,000 से ज्यादा नहीं होती है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। मैं एक बात बताना चाहूंगा विपुल जी कि ये जो गिफ्ट के मामले में कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं है। एक बार आपका ये 50,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया तो पूरी की पूरी गिफ्ट ₹1 से 51,000 तक जो आई है वो पूरी की पूरी टैक्स हो जाएगी। 49,999 तक गिफ्ट की वैल्यू है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। 50,000 एक हो गई तो सब पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इस पे कितना टैक्स लगता है बलवंत जी, और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जब लोगों को तोहफा मिलता है, बहुत सारे लोग तो शायद इसे रिपोर्ट भी नहीं करते होंगे। इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं, मतलब मान लीजिए किसी ने कोई कंप्लेन कर दी कि इनको बहुत तोहफे मिल रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर तो हम देखते नहीं ITR वगैरह में लोग फाइल करते हो कि कितने गिफ्ट हमें साल भर में मिले। देखिए, जहां तक टैक्स रेट का सवाल है, इसको आपकी नॉर्मल इनकम माना जाता है। अगर ये टैक्सेबल हो गई है, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है पूरे साल में, तो यह आपकी रेगुलर इनकम मानी जाएगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी, और आपका जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ठीक। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्लबिंग ऑफ इनकम ये क्या होता है और ये गिफ्ट के मामले में कैसे काम करता है? ये एक शब्द है जिसके बारे में हम चाहेंगे कि आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, जो क्लबिंग ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में, उसमें ऐसा है कि अगर किसी और को इनकम हो रही है और वो इनकम अगर आपकी इनकम में जुड़ने वाली है तो उसको क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। क्लबिंग बहुत क्लबिंग के बहुत सारे प्रोविजन है, पर चूंकि आपने गिफ्ट से रिलेटेड पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 प्रोविजन है। एक तो जैसे आपने आपके स्पाउस को कोई गिफ्ट दे दी तो वो गिफ्ट चूंकि एग्जम्प्ट है, परंतु उससे जो होने वाली जो इनकम है वो जब तक आपकी शादी रहती है तब तक आपकी जो गिफ्ट करने वाला स्पाउस है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। दूसरा जो गिफ्ट का जो क्लबिंग प्रोविजन है, वो अगर आप आपकी डॉटर इन लॉ को कोई भी गिफ्ट देते हैं, मतलब वो डॉटर इन लॉ तो तभी होगी जब आप उसकी शादी हो गई है आपके लड़के के साथ में, तो वो इनकम भी आपकी जो पेरेंट्स इन लॉ है उनकी इनकम में क्लब होगी। और तीसरी एक जो क्लबिंग गिफ्ट से रिलेटेड है कि अगर आप कोई इनकम गिफ्ट करते हैं बिना उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए, मतलब प्रॉपर्टी आप अपने पास में रखते हैं और प्रॉपर्टी की इनकम आप गिफ्ट करते हो कि भाई राइट टू रिसीव दैट इनकम आप ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे केसेज में आपकी जो 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 रेसिपिएंट है, जिसको गिफ्ट आप करे हैं, इनकम करी है, वो इनकम आपकी जो एक्चुअली जो ओनर, जो प्रॉपर्टी का ओनर है और जो ओनरशिप रिटेन करता है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए कोई ससुर अपनी बहू को टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करने के लिए 5 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में देता है। टैक्स फ्री बॉन्ड के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्या इसे ससुर की आय के साथ क्लब किया जा सकता है क्या? देखिए विपुल जी, क्लबिंग है मतलब क्लबिंग तो होगा ही, परंतु टैक्स फ्री इनकम जब दूसरे के हाथ में क्लब होगी तो वहां पे वो टैक्स फ्री ही रहेगी। तो यह जो टैक्स फ्री इनकम है वो फादर इन लॉ के ITR में बतानी पड़ेगी, पर चूंकि ये टैक्स फ्री है तो उस पर कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगा, तो वो अपने यहाँ एग्जम्प्ट इनकम में बता सकते हैं उसको। चलिए, ये अच्छी बात है कि मतलब वो खाली आपको ITR में दिखाना होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
अब जो आजकल एक नया ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है और जिस पे काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं वो है ऑनलाइन गेमिंग, और सीबीडीटी की भी इस पर काफ़ी पैनी निगाह है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। अब कहा है सीबीडीटी ने कि गेम्स में जीतने वालों को अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी आय का पूरा खुलासा करने और टैक्स भरने को कहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी एक नया फिनोमिना है ऑनलाइन गेमिंग से पैसे जीतने पर टैक्स के क्या रेट्स हैं ये जानना चाहेंगे, और अभी इसके ज़रिए बहुत लोग टैक्स की चोरी भी करने की बहुत सारी मामले सामने आ रहे हैं। इन सब विषय पर आपकी राय? देखिए विपुल जी, ऐसा है, सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि जो जो भी लॉटरी वगैरह है या जो विनिंग वगैरह है उस पर फ्लैट 30% से टैक्स लगता है और 4% का सरचार्ज, तो 31.2% हो गया। अभी जैसे ऑनलाइन गेमिंग का जो सीबीडीटी के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया है, जी। तो उसके पीछे वजह है, मतलब जो न्यूज रिपोर्ट में आया है कि कोई पर्टिकुलर एक गेमिंग कंपनी ने 19, 20, 20, 21 और 21-22 3 साल में कुल मिला के 58,000 करोड़ रुपया जो है वो विनिंग मनी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स अगर देखा जाए तो उस अनुपात में इनकम डिक्लेयर नहीं की गई है। तो सीबीडीटी के पास इतनी बैंडविड्थ तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति को पकड़े, उसको सबको नोटिस वगैरह इश्यू करे। तो सीबीडीटी चाहती है कि एक बार इनको बोल दो सबको, तो सब अपना रिटर्न भर देंगे। तो जहां तक अगर आपकी गेमिंग की इनकम हुई है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 की हुई है, तो वो आप चूंकि रिटर्न तो फाइल नहीं कर सकते हो, तो उसको आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। 25% अगर 12 महीने में करते हैं और 24% अगर 50% अगर 24 महीने में करते हैं, तो उस हिसाब से आपको यह टैक्स लगेगा। परंतु अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की इनकम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है, तो भले ही आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, परंतु आपको अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम 31 दिसंबर तक का है। तो आप इसके लिए आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, और आपको रेगुलर रिटर्न जो आपने भरा है, अगर नहीं भरा है तो फ्रेश रिटर्न भर दीजिए, और भर दिया है तो जो रिटर्न रिवाइज भरा है उसको अपनी ऑनलाइन गेमिंग इनकम को ऐड करके रिवाइज कर दीजिए।